અને માર્કેટ્સ પર નજર કરી લો, શું સ્વિંગ હતો? આપણે જે રીતના અહીંયા આગળથી થોડુંક એક સ્લોડાઉન આવતો જોયો તો 11,600 ની નીચે આવી ચૂક્યા હતા. આપણે 597 ની આસપાસના લોસ છે ત્યાંથી ફરીથી એક વખત ઉપર આવી ચૂક્યા છીએ. 11,648 ના લેવલ્સ પર અત્યારે આપણે ટ્રેડ કરતા બિલકુલ ફ્લેટ કામકાજ છે ઇન ધેટ ટર્મ્સ. બટ જે નીચેના લેવલ્સ હતા ત્યાંથી ખાસું ઉપર હવે પાછું ફરતા દેખાઈ રહ્યા છે. બેંક નિફ્ટી માટે પણ નજર કરી લો, 30,167 ના લેવલ્સ અત્યારે ઇન્ટેક્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યાં આગળ પણ લોઅર લેવલ્સથી ખાસો એક સારો બાઉન્સ આપણને આવતો દેખાઈ રહ્યો છે અને મિડ કેપ ઇન્ડાઇસીસમાં ફ્લેટ કામકાજ 16 પોઈન્ટ્સનો ઉછાળો અહીંયા આગળ ઇન્ટેક્ટ છે. પણ બેંક નિફ્ટી વોચ આઉટ કરવું જોઈએ. ઓલમોસ્ટ 74 પોઈન્ટ્સનો ઉછાળા સાથે હવે ટ્રેડ કરતું 30,167 ના લેવલ્સ પર ધ્યાન રાખતા રહીશું આપણે. ઓવરઓલ ક્રેડિટ પોલિસીને લઈને જે આપણને ડિસિઝન્સ આવતા દેખાય છે મેજરલી પોઝિટિવ રિએક્ટ કરતા હવે બધા જ ઇન્ડાઇસીસ માટે દેખાઈ રહ્યા છે અને ખાસા એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ લેવામાં આવ્યા છે જેનું ઇવેલ્યુએશન પણ આપણે કરીશું. આપણી સાથે સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી અને સીઈઓ સુનિલ સુબ્रमण्यम અને સાથે જ बैंक ऑफ बड़ौदा ना एडवाइजर कमल महाजन पर जुड़ाई चुके हैं. स्वागत है आप दोनों का सर शो पर. सबसे पहले सुनील सर आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे दर्शकों के लिए टाइम निकालने के लिए. सर ये जो पॉलिसी आई है इसके अंदर डिसीजन जो ये लिया गया है 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट का, ट्रांसमिशन को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हम लोगों ने पिछले इतने जो रेट कट्स आए हैं उसमें भी देखी है. अब जब कंसल्टेशन के लिहाज से हम लोग डिसीजन देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और अश्योर किया जाएगा कि ये पास ऑन हो, ये डिसीजन को कितना आप यहाँ से पॉजिटिव गिन रहे हैं, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी. देखिए, ट्रांसमिशन के ऊपर आरबीआई की बहुत कोशिश रही है और ये 2% जो एसएलआर में एलसीआर के अकाउंटिंग में लिया है वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है ट्रांसमिशन के लिए. मगर ग्राउंड लेवल में अगर डिमांड नहीं है, ग्रोथ नहीं है तो ट्रांसमिशन होने का एक वो प्रॉब्लम होता है. सेकंड, डिपॉजिट की रेट जब तक नहीं घटे बैंक्स को ट्रांसमिट करना मुश्किल होगा. तो मेरे ख्याल में ये क्या है कि ये डेफिनेटली बेनिफिशियल बैंक्स के लिए है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी इस एलसीआर 2% के कारण जो डिसीजन लिया. और मगर जब तक पास ऑन नहीं करते ना, ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा है क्योंकि उनके प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी. और जब डिमांड आएगी वापस इकोनॉमी में, डिमांड घटने का कारण है एक वर्ल्ड की ग्रोथ कम है. सेकंड, डोमेस्टिकली भी आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर वहां पे डिमांड कम हो रहा है. तो तब तक ये डिमांड की साइकिल बदलती नहीं. मैं जो सोचूं कि ट्रांसमिशन उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी. अग्रीड सर. आपकी साथ कमल महाजन पर जोड़ाયેલા છે. सर आपसे मैं इस टॉपिक पे शुरुआत करना चाहूंगी. यहाँ पे जो एडिशनल 2% एसएलआर के अंदर बैंक्स को इजाजत दी गई है जिसकी वजह से लिक्विडिटी के फ्रंट पे हम लोग देख पाएंगे कि थोड़ा बहुत ईज ऑफ मिलते हुए दिखेगा. पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने लिक्विडिटी को लेकर काफी ज्यादा क्रंच देखा है. एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी. यहाँ पे जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखे भी है, ओएमओ है, स्वैप्स है, इन सब के माध्यम से ज्यादा यहाँ से इन्फ्यूजन करना देखने में भी आएगा. अकॉर्डिंग टू यू ये कितना पॉजिटिव है? लिक्विडिटी जो क्रंच सिचुएशन थी उसको संभालने के लिए कितना आप देख रहे हैं ये ईज ऑफ होता हुआ दिख पाएगा हमको? अगर देखी जाए वाइडली हम रिजर्व बैंक की हमेशा पॉलिसी देखें तो उनके लिए नीड भी है, कंपल्शन भी है और उनकी ड्यूटी भी है और वो ऐसा करते भी रहे हैं कि लिक्विडिटी हमेशा टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे हैं. और इसलिए जब भी लिक्विडिटी की कमी आई है तो उसको उन्होंने प्रोवाइड किया. और ये फॉल एलसीआर से जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 2 लाख करोड़ के करीब लिक्विडिटी आने की उम्मीद बनती है धीरे धीरे. तो और साथ में वो ओएमओ और स्वैप्स तो कह ही रहे हैं. तो लिक्विडिटी आने से क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये रेपो रेट्स कम हुए हैं उन सबका अंत में जाके जो ट्रांसमिशन पे इम्पैक्ट है वो बेटर होगा. क्योंकि ट्रांसमिशन इसीलिए नहीं हो रही थी कि लिक्विडिटी मार्केट में नहीं थी और जो बैंकों की जितनी ऋण बढ़ रहा है उतना डिपॉजिट नहीं बढ़ पा रहा था. इसलिए ये उसके लिए पॉजिटिव स्टेप देखते हैं हम. અગ્રીડ સર, બિલકુલ. આપણી સાથે ચર્ચાની અંદર ખાસ સિટી यूनियन बैंक एमडी અને सीईओ एन कामाकोड़ी पर जोड़ाई चुके हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सर आपसे मैं एक पर्सपेक्टिव ये समझना चाह रही थी. लिक्विडिटी के फ्रंट पे हम लोग बात कर ही रहे थे लेकिन लिक्विडिटी डेफिसिट अगर मैं ठीक यहाँ से नंबर्स बता रही हूँ तो 70 to 80,000 करोड़ के आसपास है. अब किस तरीके से सिचुएशन आप इवेल्युएट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप फॉर्मेशंस भी काफी होते हुए हम लोग देख रहे हैं. बॉन्ड मार्केट के लिए टास्क फोर्स पर यहाँ पे जी गठन करने में आएगा. इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन जो होम फाइनेंस है उसको लेकर भी हम लोग यहाँ से कमेटी बनते हुए देख पाएंगे. अकॉर्डिंग टू यू ये कितना नेसेसरी था यहाँ पे ये जो सिचुएशन है उसको इवॉल्व करने के लिए? एक कमेंट आपकी तरफ से. ये अभी
एक चीज अभी गंभीर है दैट वो अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम इज नाउ एक्नॉलेज्ड एंड हाउ फास्ट इट विल बी एड्रेस्ड और इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड नाउ. अभी फाइनल दी सोल्यूशन अभी कितना डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ रहा है उसी समय दिस सिचुएशन विल गेट नॉर्मलाइज होगा. सो और दी डायरेक्शन अभी क्लियर है. दी इंटरेस्ट रेट अभी कम होना है बट कितना होगा कितना जल्दी से होगा वो अभी देखना है. लाइक it will take at least maybe a quarter for things to get passed on and see this getting transmitted fully. अग्रीड सर. सुनील सर, इन्फ्लेशन को लेकर हम लोग जो रिविजन्स देख रहे हैं उसके ऊपर आपकी एक कमेंट, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस हम लोगों ने देखे हैं अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टिल इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में हम लोग देख भी रहे हैं. और कौन से मेजर्स आपको लग रहा है यहाँ से लेने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ये पूरी सिचुएशन कम्बैट होते हुए देख पाएंगे? एक क्विक कॉल आपकी तरफ से, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर हमने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देख चुकी है, अब किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ जो घट रही है तो उसके कारण ऑयल की डिमांड भी घटेगी. तो ये रिसेंटली जो ऑयल की प्राइस में जो स्पाइक हुई है वो प्रोडक्शन कट और सप्लाई डिसरप्शन के कारण हुई है. वैसे तो ऑयल का डिमांड मजबूत नहीं है और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस सॉफ्ट ही रहेंगे. तो कोर इन्फ्लेशन एक्चुअली कम नहीं हो रही है देश में. फूड और फ्यूल ये दोनों को निकाल के जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी 4-5% के हिसाब से ज्यादा ही है. तो फूड का सिचुएशन मानसून के आउटलुक के ऊपर डिपेंड होता है. अभी कल स्काईमेट की फोरकास्ट आई कि मानसून थोड़ी डेफिशिएंट रहेगी तो नेचुरली फिर फूड प्राइसेस पे ऊपर दबाव आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है. तो मेरे ख्याल में एक फ्यूल प्राइस तो इंटरनेशनल डिमांड की वजह से हम सॉफ्ट ही देख रहे हैं, स्टेडी देख रहे हैं 70 के ब्रेंट के आसपास. मगर ये फूड का कहना मुश्किल है जब तक कि मानसून की फोरकास्ट और मानसून की आउटलुक जबरदस्त नहीं आती. तो ये दोनों चीज है. तीसरी चीज जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करती है वो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी डिमांड भी घट रही है. ऑटो सेक्टर में भी आप देख रहे हैं डिमांड थोड़ी धीमी हुई है. तो ओवरऑल प्रेशर इन्फ्लेशन की ओर से उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए आरबीआई ने भी घटा दिया है इन्फ्लेशन की फोरकास्ट और मेरे ख्याल में अगले क्वार्टर तक ऐसे ही रहेंगी हालत इन्फ्लेशन की. बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया, मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन कंपाइल करना चाहूंगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ईज ऑफ हो रहा है ऐसा बताया यहाँ से गवर्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर. किस तरीके से ये सिचुएशन हम लोग हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ऑटो के अंदर हम लोग देख रहे हैं डिमांड काफी कम है, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी सबड्यूड है, ये भी कंसर्न्स रेज हुए हैं. और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा भी है यहाँ से मार्केट्स काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल डोमेस्टिक इन्फ्लोस है वो थोड़े कम होते हुए दिख भी रहे हैं. आपकी तरफ से किस तरीके से सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग अर्निंग सीजन भी स्टार्ट ऑफ होते हुए देख पाएंगे, किस तरीके से ये पूरे सिनेरियो को देखना चाहिए? इलेक्शन को लेकर भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, थोड़ी अनसर्टेनिटीज रहेंगी, इसीलिए अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए इस सिचुएशन का? देखिए, अप्रोच इस तरह होना चाहिए, मैं कहूंगा कि देखिए एक्चुअली आपने आरबीआई के डेटा देखा कि जीडीपी को उन्होंने फोरकास्ट को घटाया, इन्फ्लेशन फोरकास्ट को घटाया और इंटरनेशनल मामले को भी उन्होंने घटाते हुए ग्रोथ आउटलुक को दिखाया है. तो ऐसी हालत में एक्चुअली 50 बेसिस रेट पॉइंट की एक ऑप्शन बनती थी आरबीआई के पास इजीली करने के लिए, मगर नहीं किया. क्यों? क्योंकि दो चीजें उनके सामने. एक, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में मानसून का आउटलुक सही तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक्चुअल फोरकास्ट जो स्काईमेट और इंडिया मेट का अभी आने वाले दिन में एक बेटर और मोर एक्यूरेट फोरकास्ट आएगा, तब भी उनको एक इन्फ्लेशन का आउटलुक मिलेगी. मगर सेकंड है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट का थोड़ा उन्होंने बताया कि थोड़ी स्लिपेज दिखती है, मगर अगर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट आ गई और बहुत गिवअवेज जो अभी बात हो रहा है ओपोजिशन पार्टीज के अंदर की ये सब हम करेंगे वो करेंगे, उससे फिस्कल स्लिपेज अगर हो सकती है तो नेचुरली आरबीआई तो रेट कट नहीं कर पाती. तो इसलिए उन्होंने 50 को नहीं करके 25 किया है. यानी ये कॉशियस आउटलुक ये दोनों चीज के ऊपर है और मार्केट को भी यही ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ इंटरनेशनल डिमांड कम है तो डोमेस्टिकली भी डिमांड कम हो रही है, सेकंड पॉलिटिकल आउटलुक में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है. तो इस टाइम फ्रेम में मैं कहूंगा कि अभी भी लोगों को एक 60% एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जहां पे 60% लार्ज और लार्ज मिड कैप्स के ऊपर और 40% लार्जर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट. ऐसी एक पोर्टफोलियो से उनको एक वॉलेटिलिटी जो रहेगी अगले 3-4 महीने में थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है. एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में हम इंडिया की ग्रोथ के ऊपर बुलिश है, क्योंकि इवन ये 7.2% की घटती हुई जीडीपी फोरकास्ट जो कह रहे हैं आरबीआई, वो भी यही है कि
पूरे देश में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री फिर भी है। तो नेचुरली एक इंटरनेशनल सिनेरियो में जब ग्रोथ घटती है और सभी इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स रेट घटाने की और लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर लिक्विडिटी की इनफ्लोस जबरदस्त रहेगी, ये उम्मीद हम रख रहे हैं। तो नेचुरली एफआईएस की फ्लोस इंडिया में स्ट्रांग रहेगी अगले 3-4 महीने में। तो वही मैं कह रहा हूं, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए जहां पे एक मल्टी कैप आउटलुक with about 55 to 60% large cap और 40 to 45% मिड एंड स्मॉल कैप, यही होगा एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगले 3-4 महीने के लिए। अग्रीड सर, एक्चुअली डेटा ये सजेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि जनवरी टू मार्च के अंदर हम लोगों ने देखा एफआईएस की तरफ से काफी बेहतरीन नंबर्स भी आए हैं। यहाँ से जिस तरीके से नेट बायर्स टर्न आउट होते हुए दिख रहे हैं एफआईएस, तो उसके ऊपर हम लोग वॉच आउट करते रहेंगे। कमल सर, आपकी तरफ से एक क्विक कमेंट, यहाँ से जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर कमेंट्स आती हुई हम लोग देख रहे थे, जो पेस है वो थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है। अग्रीड, ग्लोबल जो सिनारियो है उसके अंदर भी हम लोग थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से देख रहे हैं? उसके बाद हम लोग बाकी इंटरनल्स डिस्कस करते हैं, एमएसएमईज को लेकर जो भी डिटेल्स बाहर आई थी, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए? में क्रेडिट ग्रोथ आई है, पर अगर अदरवाइज देखा जाए जिस तरीके से हमारी पूरा ग्रोथ का टारगेट आ रहा है और जिस तरीके से डिमांड आ रही है, और उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ एकदम से एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। और कामाकोड़ी सर, आपकी तरफ से ट्रांसमिशन को लेकर एक चीज मैं समझना चाह रही थी, किस तरीके से ये पास ऑन होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा है यहां से कस्टमर्स को पास ऑन नहीं होता बैंक्स की तरफ से। इसके लिए कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ ये स्टेप कितना पॉजिटिव आप देख रहे हैं? ये अभी डायरेक्शंस क्लियर है वो, बट वो क्वांटम कितना है, कितना जल्दी होगा, वही अभी बात है। ये सब चीज अभी वो कास्ट ऑफ फंड्स के ऊपर भी वो ज्यादा लाइक से ये आप दी वॉट एवर आरबीआई की इट इज ओनली फ्रैक्शन ऑफ बैंक्स का फंडिंग। सो अभी मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना जल्दी होता है वो अभी देखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट कितना जल्दी वो बढ़ रहा है। लाइक से अभी डिपॉजिट ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो लाइक से हमेशा इमीडिएट पास ऑन करना का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा होगा, वो मुश्किल होगा। So abhi we have to see how quick we are going to see the deposit growth rate improving also, which is also getting reflected by the market liquidity and things like that. So abhi एक चीज बहुत गंभीर है, अभी इंटरेस्ट रेट कम होना है, बट कितना जल्दी होगा, कितना क्वांटम होगा, अभी we have to keep the fingers crossed and watching. बिल्कुल, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं मैंडेटरीली एक ब्रेक लेने का टाइम हो चुका है, तो एक ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आके हम लोग ये डिस्कशन जारी रखेंगे। क्विकली एक विराम ले लो, विराम बाद पाछा फिर डिस्कशन आगे बता रही हूँ। સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી। અને આગળ વધીએ, આપણે જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા આરબીઆઈ ની ક્રેડિટ પોલિસીના જે ડિસિઝન્સ આવતા દેખાયા છે, કેવી રીતના ઇમ્પેક્ટ કરતા દેખાશે માર્કેટ્સને, અને એની સાથે જ સિચ્યુએશન કેવી રીતના એનાલાઇઝ કરવી જોઈએ એની ઉપર। एक्चुअली सुनील सर, आपकी तरफ से एक कमेंट एमएसएमईज को लेकर, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ को लेकर स्टेटमेंट्स आते हुए हम लोगों ने देखे हैं, उसके ऊपर क्रेडिट ग्रोथ अभी भी कम है क्योंकि आप सिचुएशन से ज्यादा करीबी से पहचान रखते हैं। मैं एक कमेंट आपकी तरफ से चाह रही थी, एमएसएमईज को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतें हम लोगों ने पिछले दिनों में भी देखी है, कंप्लायंसेस हो या फिर क्रेडिट ग्रोथ हो। किस तरीके से इसको इवॉल्व करने के लिए मेजर्स लिए जाने चाहिए? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन तो है, लेकिन अब यहां से क्या पेस होना चाहिए? देखिए, ये एमएसएमईज की ज्यादातर जो होती है वो लार्ज कंपनीज को सप्लायर्स है ये लोग। तो जब तक कि लार्ज कंपनी उनको ऑर्डर नहीं देती ना, उनका फ्यूचर तो सुधर नहीं पाएगा। और एनपीएस जो भी हुए एमएसएमईज के अंदर, वो इसके कारण है कि लार्ज कंपनीज उनको अपने ऑर्डर जो पिछले दिया हुआ है उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक लार्जर प्रॉब्लम है कि लार्जर कंपनीज जो है वो एमएसएमईज को दबा रही है, अपने जो डाउनटर्न वो देख रहे हैं वो उनके ऊपर पास ऑन कर रहे हैं। तो जब तक ये इकोनॉमिक रिकवरी नहीं आती और लार्जर कंपनी जैसे पावर सेक्टर और अभी ऑटो सेक्टर में आप स्लो डाउन देख रहे हैं, ये सब जो लार्जर कंपनीज की जो हालत सुधरेगी तभी ये सुधरेगी। तो ये जो डिसीजन जो आरबीआई ले रही है सपोर्ट करने के लिए, ये एट द मार्जिन है और इससे
एमएसएमई सेक्टर की जो ऑलरेडी जो एक हालत खराब है शायद उसमें थोड़ा सुधार आ सकता है, मगर फ्रेश ग्रोथ और ये कैपेक्स साइकिल की रिवाइवल, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की रिवाइवल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा और 3-4 महीने की टाइम तो लगेगी, क्योंकि नया गवर्नमेंट के आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पेटस मिलेगी और एक कंजम्पशन की स्टोरी में थोड़ा जो दबाव अभी आ गया है बिकॉज ऑफ दी ऑटो सेक्टर, उसमें सुधार आएगा और 3-4 महीने में उसके बाद जो रिकवरी आएगी ना, तो फ्रेश कैपेक्स में ईयर एंड की तरफ देख रहा हूं कि शायद हो सकता है। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर की ओवरऑल एक फ्यूचर ऑर्डर बुक थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये अगले 3-4 महीने के लिए यहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। ओके, वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा, बिल्कुल हम लोग ध्यान रखेंगे। और कमल सर, आपकी तरफ से एक ओवरऑल चेक हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट्स को लेकर हम लोग जो कमेटी यहां से देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? आई अग्री, आप सिचुएशन ज्यादा समझते हैं, किस तरीके से इसको फ्रेम आउट होना चाहिए, रिपोर्ट जो सबमिट होगी उसके ऊपर तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है? क्या आप ये मुझे थोड़ा बहुत चेक दे पाए? हाँ, ये जो सिक्योरिटाइजेशन है, अगर हम ओवरऑल देखें इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करना है तो सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को बढ़ाना ही पड़ेगा, और उससे ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छा हो जाता है रिजर्व बैंक के रेट्स का। पर इसमें कुछ लीगल चैलेंजेस रहते हैं और कुछ क्योंकि हमारे यहाँ बाकी डेरिवेटिव्स मार्केट भी इतनी डेवलप नहीं है जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एटसेट्रा, इसलिए इसमें शुरू में मेजर्स आने पे भी मार्केट को पूरी तरह डेवलप होने में समय लगेगा। बिल्कुल, पूरी तरह डेवलप होने में समय लगेगा। हम लोग देखेंगे भी ये किस तरीके से फ्रेम होता है। और कामाकोड़ी सर, आपकी तरफ से एक कमेंट बॉन्ड मार्केट्स को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है टास्क फोर्स यहां से बनाई जाएगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन किए जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है? क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इसको पूरा पेसअप होते हुए देख पाए, ये ग्रोथ आगे बढ़ते हुए देख पाए? क्विक चेक आपकी तरफ से। बैंक साइड से ये चीज वेरी क्लियर है। अभी वो ज्यादा अभी ट्रेडिंग बुक में नहीं रखना चाहिए। वो अभी क्या हो रहा है, लाइक से बीच में लाइक से इन एवरी साइकिल बैंक्स आर गेटिंग अफेक्टेड, एंड if banks have to get protected from the uncertainties, like say maximum you have to keep it in the HTM book. The decision which we took has saved us. And the trading book may be like abhi we don't expect any like say up the previous NPA cycle rehta hai, to bulk of the provisions were made by the appreciation that was booked in the bond book, but that amount of behavior is not visible at the current cycle. So it's better to be defensive and not to take any aggressive step. अग्रीड सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमल सर आपका भी, कामाकोड़ी सर आपका भी, और सुनील सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट इवेल्युएशन एनालिसिस मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ આવતા દેખાયા બી છે, અને જે રીતના આખું સ્ટ્રક્ચર વર્કઆઉટ કરશે એની ઉપર આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું। 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો કટ કેવી રીતના ટ્રાન્સમિટ થાય છે, કસ્ટમર સુધી પાસ ઓન થાય છે, એની ઉપર કમ્પ્લીટ ટ્રેક રાખવામાં આવશે। એઝ ઓફ નાઉ સ્ટેન્ડ્સ ન્યુટ્રલ મેન્ટેન છે, વોચ આઉટ કરતા રહીશું આગળ કેવી રીતના ઇમ્પેક્ટ કરે છે। નેક્સ્ટ મીટિંગ 3rd, 5th અને 6th જૂનના રોજ છે, તો એની અંદર પણ કોઈ ડિસિઝન આવે છે કેવી રીતે એ ઉપર પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું। અને એની સાથે જ આ રજૂઆતમાં પણ અત્યારે આટલું જ। મને બી આપશો રજા, નમસ્કાર।